आज हम लोग 1 फेब 2023 जेई मेंस का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। A solution of FeCl3 when treated with K4FeCN6 gives the Persian blue precipitate due to the formation of, देखिए FeCl3, Fe के ऊपर 3+ चार्ज है, ये रिएक्ट कर रहा है K4FeCN6 के साथ। इस पे 1+ चार्ज है, 4 पोटेशियम है तो 4+ हो गया। एक सिंपल सा वे है, इसका 4 यहाँ लिख दीजिए, इसका 3 यहाँ लिख दीजिए, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो 12 KCl तो आपको ये बाहर मिल गए, प्लस Fe3+4 टाइम्स है Fe4, देन FeCN6 और ये 3 था तो 3 टाइम्स ये आपको मिला। और ये जो बना कॉम्प्लेक्स, ये आपका कॉम्प्लेक्स पर्शियन ब्लू है। सो आपका ऑप्शन यहां पर आएगा Fe4 FeCN6 थ्राइस। सेकेंड पॉइंट विल बी द आंसर, सेकेंड पार्ट विल बी द आंसर। नेक्स्ट, पहला स्टेटमेंट है रीजन असर्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। पहला स्टेटमेंट है हाइड्रोजन इज एन एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल, तो ये सही स्टेटमेंट है। और एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एंड इट वेरी लाइट एलिमेंट, ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। अब हम इसमें से इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन चुनेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो वो दिख रहा है आपको, तो स्टेटमेंट 4 विल बी द आंसर, जिसमें आप उसको देख रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजोनेंस इन कार्बोनेट। ये कार्बोनेट के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिए गए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ऑल ऑफ दीज स्ट्रक्चर आर डायनेमिकली इक्विलिब्रियम इन ईच अदर, जो कि नहीं दिख रहा है। इट इज पॉसिबल इन आइडेंटिफाई ईच स्ट्रक्चर इंडिविजुअली बाय सम ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल मेथड। ईच स्ट्रक्चर एग्जिस्ट फॉर इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। और कार्बोनेट हैज सिंगल स्ट्रक्चर i.e. रेजोनेंस हाइब्रिड इन द अबव 3 स्ट्रक्चर्स। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 विल बी द आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास मैच लिस्ट है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मैच लिस्ट में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये पूरा फैक्चुअल बेस्ड है, फैक्ट्स पर बेस्ड है। और इस पर आप देख रहे हैं ये ए का ऑप्शन 3 है, बी का 1 है, सी का 2 है एंड डी का 4 है। क्वेश्चन हमारे पास में गिवन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑप्शन की हम बात करेंगे। अगर फर्स्ट ऑप्शन में ध्यान से हम रिएक्टेंट देखें तो ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन है। अगर इसे KOH के साथ में ट्रीट कर रहे हैं, कौन सा, एक्वस KOH के साथ में ट्रीट कर रहे हैं, तो बच्चों एक्वस KOH है। अल्टीमेटली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और फाइनली हमारा प्रोपेनॉल बन जाएगा। प्रोपेनॉल बना रखा है और KBr अलग हो जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन में करेक्ट रिएक्शन गिवन है, हमें इनकरेक्ट ऑप्शन पता करना है। सेकंड पर चलते हैं। सेकंड की अगर हम बात करें सो क्लोरोबेंजीन हमारे पास है। अच्छा जी, उसे NaOH के साथ में ट्रीट कर रहे हैं 623 केल्विन टेंपरेचर पर, 300 ATM प्रेशर पर, तो सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनेगा। देन उसके बाद में हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड सॉल्ट के बाद में HCl के साथ में ट्रीट कर रहे हैं, एसिडिक मीडियम। अल्टीमेटली फिनॉल यहां पर बन जाएगा। सो फिनॉल यहां पर बन चुका है। सबसे पहले क्या करा, NaOH के साथ में ट्रीट करा 623 केल्विन टेंपरेचर पर एंड 300 ATM प्रेशर पर, सोडियम फिनॉक्साइड बना। देन उसे अगर एसिडिक मीडियम से पास करा, फिनॉल बन चुका है। सेकंड में भी करेक्ट रिएक्शन है, हमें इनकरेक्ट पता करना है। ओके, तो थर्ड पर चलते हैं। अगर हम बात करें थर्ड कंपाउंड में या थर्ड ऑप्शन में जो रिएक्शन है, सबसे पहले कंपाउंड है क्लोरोबेंजीन। उसको आपने CH3COCl के साथ में ट्रीट करा in the presence of anhydrous AlCl3. So anhydrous AlCl3 क्या होगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होगा, एसाइलेशन होगा। अगर हम बात करें फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की, तो फर्स्ट स्टेप में AlCl3 हमारे Cl- को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा CH3CO+।
सेकेंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल हमारे क्लोरोबेंजीन पर अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैच हो सकता है, तो अल्टीमेटली यहां पर एरिनियम आयन इंटरमीडिएट बनेगा। थर्ड स्टेप में एरिनियम आयन से प्रोटॉन हटेगा और प्रोडक्ट हमारे पास मिल जाएगा क्या, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हुआ है बच्चों, और यहां पर बन चुका है दैट इज ऑर्थो पोजीशन पर ही, तो CO एंड CH3, दैट्स इट। और HCl अलग हुआ, दैट इज डिफरेंट थिंग। सो अल्टीमेटली थर्ड ऑप्शन में भी करेक्ट रिएक्शन है। अच्छा जी, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन तो गलत हो चुके हैं। ऑब्वियसली फोर्थ ऑप्शन को ढंग से चेक करेंगे। एल्कोहलिक KOH है बच्चों, एल्कोहलिक KOH है, अल्टीमेटली एल्काइल हैलाइड के साथ में ट्रीट कर रहे हैं, एलिमिनेशन की पॉसिबिलिटी यहां पर लग रही है। लेट्स सी दैट। सो यहां पर अगर हम बात करें रिएक्टेंट तो हमारे पास गिवन है लाइक दिस। अगर इसे एल्कोहलिक KOH के साथ में ट्रीट करेंगे, ऑब्वियसली एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, तो फर्स्ट स्टेप में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन हमारे पास मिलेगा। ठीक है, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन मिला, देन कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट मिला है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। रीअरेंजमेंट यहां पर करके देखेंगे, 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा। सो 1,2 मिथाइल शिफ्ट हुआ, क्या बना, सो 1 2 एंड दिस वन एंड लाइक दिस एंड लाइक दिस। सो 1 2 3 4 5 आगे क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। सो यहां से अगर हमारे पास देखें तो एल्कीन मिल जाएगी। सो दिस वन मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी आवर फाइनल प्रोडक्ट, बट यहां पर तो प्रोडक्ट गलत है। हमसे पूछा है इनकरेक्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो आंसर फाइनल हो जाएगा दैट इज फोर्थ। तो चलिए बच्चों JEE 2023 के एक और कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन की बात करते हैं। हम बात करेंगे ब्यूटाइन इज रिएक्टेड सेपरेटली विद 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एज शोन बिलो। तो यहां पर कंट्रोवर्शियल क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो सॉल्यूशन की बात करते हैं, लॉजिक की बात करते हैं। तो एल्काइन है, सोडियम के साथ में ट्रीट किया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, ऑब्वियसली देखते से पता लग रहा है। सो दिस वन इज बर्च रिडक्शन, बर्च रिडक्शन एंटी एडिशन होगा, ट्रांस प्रोडक्ट हमारे पास मिलेगा। सो दिस वन इज CH3 एंड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड CH3, ट्रांस एडिशन दैट मींस एक हाइड्रोजन लेट्स से बैक साइड और एक हाइड्रोजन फ्रंट साइड अटैच कर देते हैं लाइक दैट। यहां तक तो बात क्लियर, और ये हो गया हमारा ट्रांस, ट्रांस बोले तो बी प्रोडक्ट। अब अगर एल्काइन को PDC के साथ में ट्रीट कर रहे हैं, हीटअप कर रहे हैं, तो देखते से पता लग रहा है दिस वन इज एक्चुअली लिंडलार कैटालिस्ट। और लिंडलार कैटालिस्ट में अगर हम बात करें तो सिन एडिशन होता है, और सिन एडिशन जब होगा तो सिस प्रोडक्ट हमारे पास मिल जाएगा। सो दिस वन इज CH3 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड CH3, सो सिस दैट मींस दोनों हाइड्रोजन सेम साइड। सो दिस वन इज अवर सिस प्रोडक्ट लाइक दैट। लीजिए भाई, एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन एंड दिस वन इज सिस, सिस बोले तो ए। अच्छा, अब ए स्टेटमेंट की बात करते हैं, ए इज मोर सॉल्युबल देन बी। अच्छा जी, अगर हम ए की बात करें सो दिस वन इज एक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट। ऐसा क्यों, क्योंकि डायपोल मोमेंट ऑफ ए इज ग्रेटर देन डायपोल मोमेंट ऑफ बी है। भाई ए तो सिस है, डायपोल मोमेंट ज्यादा है, और डायपोल मोमेंट ज्यादा है दैट मीन ज्यादा पोलर है, ए इज मोर सॉल्युबल देन बी होगा। सो इस वजह से हमारा बोल सकते हैं ए स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। बी की बात आते हैं, बी में अगर हम बात करें, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये जानते ही हैं डायपोल मोमेंट ए इज ग्रेटर देन डायपोल मोमेंट ऑफ बी। चलिए जी, और उसके बाद में बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट ए का ज्यादा होगा बी से, पोलैरिटी ज्यादा है। सो अल्टीमेटली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी। यहां तक तो बात क्लियर। अब मेल्टिंग पॉइंट भी देख लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बी की अगर हम बात करें, सो बताइए किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बी में से बी है ट्रांस, ए है सिस। मेल्टिंग पॉइंट सिमेट्रिकल पे डिपेंड करेगा, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, अच्छी तरह एडअप हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ट्रांस हमारा सिमेट्रिकल है, अल्टीमेटली ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। स्टेटमेंट पे आते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए आर हायर। ए का हायर बॉइलिंग पॉइंट है, यस दिस वन इज ट्रू, एंड लोअर देन बी एंड लोअर देन बी ऑफ मेल्टिंग पॉइंट रिस्पेक्टिवली, दैट इज एक्चुअली ट्रू। सो ए हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हुआ था, बी भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। अब सी पर आते हैं।
A इज मोल पोलर देन B। यस, A की पोलरिटी ज्यादा है, क्यों? क्योंकि B ट्रांस है और ट्रांस का डायपोल मोमेंट 0 है। सो A इज मोर पोलर देन B बिकॉज डायपोल मोमेंट ऑफ A इज 0। ये गलत है, डायपोल मोमेंट ऑफ B इज 0 होना चाहिए। सो डायपोल मोमेंट ऑफ B इज 0 है एक्चुअली। सो C इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहां तक बात समझ आई। और डी की अगर हम बात करें, सो डी दैट इज Br2 को आप एडअप कर रहे हैं सिस और ट्रांस से, सिंपली ब्रोमियम आयन बनेगा। और यहां पर अगर सिस हमारे पास एल्कीन है तो Br2 इजीली अटैक करेगा, तो A इजीली अटैक करेगा। बट यहां पर A में इजीली अटैक करेगा, यहां पर गिवन है Br2 एड्स इजीली टू B। सो दिस वन इज एक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट, एंटी एडिशन होता है, ठीक है। सो Br2 का एल्कीन में तो सिस होगा तो सेम साइड से अटैक करेगा। लेट्स से अगर हमारे पास सिस है, राइट, सो यहां से ये आपका हाइड्रोजन होगा, लेट्स से बैक साइड ले लेते हैं। सो यहां से अगर Br2 अटैक करा तो ऑब्वियसली सिस है तो इजीली अटैक कर पाएगा, तो डी ऑप्शन इनकरेक्ट हुआ। अब देखिए विडंबना, देखिए आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको मिल चुके हैं सी एंड डी, तो आंसर क्या हो गया? इनकरेक्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो आंसर शुड बी सी एंड डी ओनली। ये हमारा आंसर होना चाहिए, बट या तो यहां पर करेक्ट की जगह इनकरेक्ट टाइप हो चुका है मेन एग्जाम में, इस वजह से कंट्रोवर्शियल हो गया। ए एंड बी तो हमारे करेक्ट है, अगर ए करेक्ट पूछते तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता, बट कंट्रोवर्शियल है तो ऑब्वियसली आप बोनस ले लीजिए, तो ये हो गया सी एंड डी ओनली, ठीक है। तो ऐसी कुछ विडंबना हो जाती है जेडब्ल्यू में। सो ये हमारा सॉल्यूशन रहा। क्वेश्चन हमारे पास में गिवन है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन ए इज, रिएक्शन गिवन है और ए मेजर प्रोडक्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन में हमें पता लगाना है। बहुत ही पेशेंसफुली हम मैकेनिज्म के थ्रू लेट्स से ए को ऑब्टेन करेंगे। ओके फाइन। सो हमारे पास रिएक्टेंट है एंड रिएक्टेंट यहां पर गिवन है, दैट इज NH2 एंड यहां पर CH2OH। अच्छा जी, अगर इसे आप यहां पर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इजंट इट, और यहां पर लेट्स से OET एंड यहां पर OET है, तो देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहां पर दिख रही है। नाइट्रोजन का लोन पेयर, वेल ऑलरेडी नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल सेंटर है, हमारे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोफाइल सेंटर दैट इज कार्बन पर अटैक करेगा। सो अल्टीमेटली अब रिएक्शन थोड़ी सी आगे बढ़ेगी एंड यहां पर जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा, सो दिस वन इज CH2 एंड OH, यहां पर है दैट इज NH2 या NH। सो यहां से लोन पेयर अलग हुआ तो यहां पर प्लस चार्ज आया, ओके फाइन, एंड यहां पर H2। सो ये कार्बन से अटैच हुआ, कार्बन नाउ O नेगेटिव, OET एंड OET, ओके फाइन, यहां तक तो क्लियर है। उसके बाद में लेट्स से सिंपली लिविंग ग्रुप हमारा अलग होगा। लिविंग ग्रुप जब हमारा अलग होगा तो यहां पर नेक्स्ट इंटरमीडिएट क्या बन जाएगा, दैट इज CH2OH एंड यहां पर कार्बन जिसके साथ में है OET एंड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ओके फाइन, NH2 यहां पर था। सो यहां से बेटर लिविंग ग्रुप OET अलग भी होगा, लेट्स से H प्लस भी यहां पर ही अलग कर देते हैं। सो NH एंड दिस वन इज कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड OET, यहां तक तो बात क्लियर। अच्छा जी, उसके बाद में क्या, अभी हमारा पास कार्बोनिल ग्रुप या C डबल बॉन्ड O तो प्रेजेंट है और यहां पर ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन क्या इस इलेक्ट्रोफाइल सेंटर पर अटैक कर सकता है? जी हां, इलेक्ट्रोफाइल सेंटर पर यह अटैक कर सकता है। लेट्स से कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में कुछ ऐसा बनाऊं और यहां पर ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रोफाइल सेंटर पर अटैक करेगा, सो पाई इलेक्ट्रॉन वहां पर डिलोकेराइज होगा, O नेगेटिव बनेगा विद 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट यहां पर जो हमारे पास बन चुका है, सो दिस वन एंड दिस वन इज CH2 एंड O, ध्यान रखना O को मैंने अलग कर दिया और यहां पर हमारे पास अटैच है दैट इज NH, जिससे अटैच है कार्बन, कार्बन ने O पर अटैक करा था तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन गया, कार्बन से था वेल OET और यहां पर जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन था वो सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव विद 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में हो जाएगा। ध्यान रखना डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर और यहां पर एक पाई इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। दैट्स इट, रिएक्शन कंप्लीट है। यहां पर बेटर लिविंग ग्रुप OET माइनस अलग होगा,
OET माइनस अलग होगा, तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन जाएगा? सो प्रोडक्ट हमारे पास बन गया लाइक दैट, बहुत ही पेशेंसफुली। देन यहां पर NH, यहां पर हमारे पास ओके थोड़ा देखना तो पड़ेगा, CH2O, तो CH2 एंड O, एंड यहां पर कार्बन लाइक दिस, एंड दिस वन इज डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। प्रोडक्ट मिल गया, इजंट इट? सो प्रोडक्ट हमारे पास मिल चुका है, एक बार क्रॉस चेक करेंगे, दिस वन इज CH2, C डबल बॉन्ड O, OET माइनस यहां से अलग हो जाएगा। ओके, सो दिस वन इज बेसिकली अवर प्रोडक्ट। अब देखें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन में ये प्रोडक्ट हमें कहां मिल रहा है? ओके, एक बार थोड़ा कैप्चर कर लेंगे। 5 मेंबर्ड की रिंग है। सो प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, सो एनीवेज सेकंड एंड फोर्थ तो गलत है, एंड 5 की रिंग, सो फर्स्ट भी गलत है। थर्ड ऑप्शन में करेक्ट ए प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, तो अल्टीमेटली थर्ड ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। Come to the next question. Highest oxidation state of a manganese is exhibited in Mn2O7. The correct statement about Mn2O7. ये स्ट्रक्चर पर बेस्ड क्वेश्चन है। हम पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। MnOMn बॉन्ड आपको दिख रहा है। Mn2O7 में ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। इसका मतलब इसमें वैलेंसी शेल के बराबर ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, इसलिए MnOMn बॉन्ड होगा इसमें। डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। तो इसमें पहला ऑप्शन Mn इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय ऑक्सीजन एटम, ये सही है। Mn इज ऑक्टाहेड्रली, ये गलत हो गया। इट कंटेन्स MnOMn ब्रिज, ये भी सही हो गया। तो ये दो ऑप्शन इसके आंसर हो गए, क्योंकि डी वाला MnMn बॉन्ड बोला ये तो गलत है ही, तो ए और सी आंसर हो गया। सो फर्स्ट विल बी द आंसर। दिस इज द स्ट्रक्चर। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मैच द कॉलम पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। स्लेक्ड लाइम यानी CaOH ट्वाइस, डेड बर्न प्लास्टर मतलब CaSO4, और वॉशिंग सोडा दैट इज Na2CO3.10H2O and caustic soda is this. So this is the correct answer. Now slaked lime is CaOH twice, dead burnt plaster is CaSO4, caustic soda is NaH, and washing soda is Na2CO3.10H2O. क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन 6-membered pyranose फॉर्म फॉर द फॉलोइंग शुगर इज। सो हमारे पास शुगर गिवन है और इसका हॉट प्रोजेक्शन बेसिकली हमें करना है। बहुत ही सिंपल, इतना ज्यादा कठिन नहीं है। तो सबसे पहले तो कार्बन की नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, सो यहां पर अगर हमें रिंग स्ट्रक्चर करना है तो बेसिकली ये ऑक्सीजन वेल इस कार्बन पर अटैक करेगा और यहां से रिंग हम फॉर्मेशन कर सकते हैं, हॉट प्रोजेक्शन। ध्यान रखना, जो लेफ्ट साइड में है वो अपर साइड होंगे, जो राइट साइड में है वो डाउन साइड होंगे। दैट्स इट, सिंपल सा यहां पर लॉजिक है। तो सबसे पहले तो मैं 6-membered रिंग बना देता हूं लाइक दिस, एंड यहां पर सभी में देखिए वेल सिंपली CH2OH अपसाइड, सो यहां पर दिस वन इज CH2OH, यहां पर हाइड्रोजन। ओके, अब अगर हम नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, सो 1 2 3 4 5 6। सेकेंड और थर्ड कार्बन पर OH लेफ्ट साइड है, तो सेकेंड और थर्ड कार्बन पर OH अपर साइड आ जाएगा, एंड फोर्थ कार्बन पर OH राइट साइड है तो डाउनवर्ड्स आ जाएगा। दैट इज सो मच सिंपल। और फर्स्ट पर दैट इज OH नीचे की तरफ लाइक दैट। सो दैट्स इट, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये 1 2 3 4 5 6 को वेल रहने देते हैं, आपको थोड़ा इजी पड़ेगा। अब यहां पर आप कंपेयर करें तो सिंपली आपके पास सेकंड ऑप्शन में करेक्ट आंसर मिल रहा है। सेकंड ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल शो लार्जेस्ट स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। जिसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा वो सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग वाला होगा। अब आप देख रहे हैं सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपके पास कौन सा लिगेंड है, दैट इज CN। सो इसमें सबसे ज्यादा अच्छी स्प्लिटिंग होगी, बाकी सब कंपैरेटिवली, इसके कंपैरिजन में सभी कंपैरेटिवली वीक है। सो दैट हैज लार्जेस्ट स्प्लिटिंग। थर्ड पार्ट विल बी द आंसर।
जबकि ये कंपैरेटिवली उससे वीक हैं CN से, इसलिए। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट की स्पेशलिटी ये होती है कि वो 3 टाइप के आयंस उसने देने चाहिए, यानी उसमें एक आयन कॉमन होगा और 2 टाइप के आयंस आपको मिलेंगे इसमें। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट ए वाले ऑप्शन में Fe2+ आयन है, SO4 आयन देगा और अमोनियम आयन देगा और सल्फेट आयन देगा। सल्फेट जहाँ पे कॉमन है और 2 टाइप के पॉजिटिव आयन आपको मिल रहे हैं, इसलिए पहला ए ऑप्शन तो डबल सॉल्ट है। दूसरा ऑप्शन आप देख रहे हैं सी वाला पार्ट K2SO4 Al2SO4 thrice.24H2O, जिसमें पोटेशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, सल्फेट आयन, यहाँ भी आपको 3 आयन मिल रहे हैं, इसलिए ये भी आपका आंसर हुआ। ए और सी तो आपके आंसर हुए। ऐसे 4 ऑप्शन में से अगर आप देखें तो ए और सी सिर्फ सेकंड वाले ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन ही आपका आंसर हुआ। और वो जो दोनों दिख रहे हैं आपको बी और डी, ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस हैं। जैसा नीचे वाला कॉम्प्लेक्स दिख रहा है K4FeCN6 दिख रहा है आपको, और ऊपर वाला दिख रहा है CuNH3 ब्रैकेट क्लोज SO4.H2O, ये आपको कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। तो दोनों बी और डी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हैं, ए और सी जो है वो आपका डबल सॉल्ट है। क्वेश्चन यहां पर गिवन है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज ABCD 4 कंपाउंड हमारे पास गिवन है। हमें हाइड्रेशन का डिक्रीजिंग ऑर्डर पता करना है। तो देखिए डिहाइड्रेशन का डिक्रीजिंग ऑर्डर पता करना है, तो देखिए सबसे पहले तो आप इनमें से OH- आउट करें, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनेगा, और इंटरमीडिएट की कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो जो हमारा डिहाइड्रेशन है वो इजी होगा। सो यहां पर इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन अगर हम बनाएंगे तो ए का बना लाइक दिस, सो ये रिस्पेक्टिवली ए कंपाउंड का इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, बी के लिए क्या हो जाएगा दिस वन, एंड यहां पर वेल सिंपली प्लस चार्ज, सो पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, सी का रिस्पेक्टिवली इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनेगा, दिस रिंग एज इट इज एंड पाई बॉन्ड, एंड यहां पर अगर हम बात करें सो दिस वन प्लस चार्ज एंड पाई बॉन्ड। स्टेबिलिटी कैसे पता करेंगे? अरे कॉन्जुगेशन देख लीजिए, जिसमें जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी उस कार्बोकैटायन की सबसे ज्यादा। सो अगर हम बात करें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का ऑर्डर क्या हो जाएगा? अब देखिए ए अगर कंपाउंड का इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन हमें मिला है तो यहां पर बेंजीन रिंग के ऊपर कार्बोकैटायन, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के ऊपर कार्बोकैटायन या रिंग के ऊपर कार्बोकैटायन बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। सो दिस वन इज बेसिकली लीस्ट स्टेबल, सो ए हमारा लीस्ट स्टेबल हुआ। अब बी सी डी में देखें, यहां पर जैसा कि हम देख सकते हैं वेल दिस वन इज प्लस चार्ज, यहां पर जैसा कि हम देख सकते हैं सी में कोई कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा, सो नो कॉन्जुगेशन, वाइल दो बी और डी में कॉन्जुगेशन हो रहा है। सो सी की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी हमारी बी और डी से, और बी और डी में भी यहां पर आप देख सकते हैं पाई पाई एंड प्लस चार्ज है, तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो रहा है, और अगर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी, स्टैंडर्ड कॉन्जुगेशन लाइक दिस। सो और यहां पर तो एक ही कॉन्जुगेशन हो रहा है, सो डी देन सबसे ज्यादा बी। ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हुआ। तो ease of dehydration, ease of dehydration का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा? यही ऑर्डर हो जाएगा बी डी सी एंड ए, दैट्स इट। बी डी सी ए हमारा फोर्थ ऑप्शन में मिल रहा है। अल्टीमेटली फोर्थ ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। Come to the next question. This question is chlorine can easily combine with oxygen form oxides and its product has tendency to explode. ये स्टेटमेंट सही है। क्लोरीन का ऑक्साइड बनता है Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7, ये सभी ऑक्साइड्स बनते हैं और एक्सप्लोड भी होता है ClO2। और केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एनी एलिमेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय इट्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हैलोजन, ये भी सही है। तो दोनों ऑप्शन, दोनों स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं। So answer will be 1, chlorine oxide Cl2 highly reactive oxidizing agents and tend to explode। ये पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। और दूसरा स्टेटमेंट आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, chemical reactivity of an element can be determined by the reaction with oxygen halogen, this statement is also right, so both the statements are correct, so this will be the answer।
Come to the next question. This question is choose the correct statement. Beryllium oxide is purely acidic. ये statement तो गलत है क्योंकि बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। तो ए जहां पर भी है वो सभी ऑप्शन गलत हो गए उसने क्योंकि करेक्ट बोला है। तो क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली। अब उसके बाद है दूसरा, अब आपके पास है बेरिलियम कार्बोनेट केप्ट इन एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। यस इट इज, ऐसा इसलिए रखते हैं क्योंकि बेरिलियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होकर बेरिलियम ऑक्साइड और CO2 बनता है। अगर हम CO2 के एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो उसका डिकम्पोजिशन नहीं होगा, ये बेरिलियम कार्बोनेट एज सच रहेगा रिटेन। तीसरा स्टेटमेंट है आपके पास, बेरिलियम सल्फेट इज रेडिली सॉल्युबल इन वाटर। यस, बेरिलियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट आर द सॉल्युबल, whereas कैल्शियम सल्फेट इज पार्शियली सॉल्युबल, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम सल्फेट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये वाला स्टेटमेंट सी भी सही हो। बेरिलियम शोज एनोमलस बिहेवियर। यस, इट इज ऑल्सो राइट। बेरिलियम का साइज छोटा है, एक्सेप्शनली अपने ग्रुप में एनोमलस बिहेवियर वो शो करता है। सो वन पार्ट, फर्स्ट वन विल बी द आंसर, पहला आंसर होगा इसका। Now see the next question. Which of the following represents the latest structure of a 0.95O containing A2 plus, A3 plus and O2 minus ion? मीन्स हम आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर से A 0.95O को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो देखिए सिंपल सा बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है कि अगर हम यहाँ पर ऑक्सीजन और A अगर कंबाइन होगा, अगर A2 प्लस स्टेट में हो, ठीक है, इसे अच्छे से समझिएगा। सिंपल सा कॉमन कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। A अगर 2 प्लस होगा, O2 माइनस होगा तो बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, AO होगा। यहाँ पर बनने वाला कंपाउंड A होगा, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने A के एटम्स रिक्वायर्ड हैं उससे कम है, 0.95 है। और ऐसा तभी हो सकता है कि कुछ A2 प्लस को हम A3 प्लस की मदद से रिप्लेस कर दें। इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि यहाँ पर इस कंपाउंड के अंदर ऑक्साइड के साथ साथ A2 प्लस आयन मौजूद थे और कुछ A2 प्लस आयन को किसने रिप्लेस कर दिया, A3 प्लस आयन ने। और ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के अकॉर्डिंग भी हम बात कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हो कि इस पर ओवरऑल चार्ज 0 है, तो ये न्यूट्रल तभी होगा जब A2 प्लस और 3 प्लस मिलकर के ऑक्सीजन के बराबर का चार्ज प्रोड्यूस करें। ओवरऑल चार्ज उनका किसके बराबर हो, ऑक्सीजन के बराबर हो। तो यहां पर आप देख सकते हो ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब यहां पर 3A2 प्लस को 2A3 रिप्लेस कर दें। ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ A2 प्लस के आयन्स हमने कितने लिए हैं, 3, और एक लेटिस में से हम 3A2 प्लस को रिप्लेस कर दें 2A3 प्लस से। आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। +6 को आप +6 से रिप्लेस कर रहे हो, लेकिन आप देख सकते हो हम +6 को +6 से रिप्लेस कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हो कि 3 आयंस की जगह हमें कितने आयंस की रिक्वायरमेंट है, 2 की रिक्वायरमेंट है। तो देखिए ऐसा रिप्लेसमेंट कहाँ पर हुआ है। आप फर्स्ट स्ट्रक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पर A3 प्लस ने इस पोजीशन को ऑक्यूपाई किया, इस जगह पर भी कौन है, A3 प्लस है, और ये वाली जगह खाली हो गई है, ये वैकेंट स्पेस है। तो यहाँ पर इन तीनों पोजीशन पर पहले मौजूद था A2 प्लस, इन तीनों लोकेशन पर पहले A2 प्लस मौजूद था, लेकिन यहाँ पर 2 A3 प्लस आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट स्ट्रक्चर होगी वो ऑप्शन 1 के अकॉर्डिंग, यानी कि केवल A ही इसे करेक्टली एक्सप्लेन करता है। तो देख सकते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देख सकते हो, सेम वैकेंसी इज जनरेटेड बाय दिस डिफेक्ट, कि यही डिफेक्ट होगा तो आप इसी टाइप की वैकेंसी आपको ऑब्जर्व होती है जिस डिफेक्ट को हम यहां पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। Now next question is, given below are the two statements, one is labeled as an assertion and another is a reason। A और R से represent किया गया है। पहला statement है, an Ellingham diagram, the oxidation of carbon to carbon monoxide shows negative slope with respect to the temperature। ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, क्योंकि एंट्रोपी जो है वो कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनने में एंट्रोपी जो है वो बढ़ रही है, तो स्लोप जो है वो डिक्रीज होगा। जैसे ऐसा मान लीजिए मैंने कार्बन लिखा, हाफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लिख देता हूँ, इससे मिलके मेरे को अगर CO मिल रहा है तो एंट्रोपी हाफ से 1 हो रही है, यानी एंट्रोपी बढ़ रही है, तो स्लोप जो होगा वो नेगेटिव स्लोप होगा, डिक्रीज होगा। तो पहला स्टेटमेंट जो लिख रहा है वो बिल्कुल सही लिख रहा है विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, दिस इज करेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट जो दे रहा है रीजन, CO टेंड्स टू गेट डिकम्पोज एट हायर टेम्परेचर, तो ये स्टेटमेंट अपने आप ही गलत हो गया। सो तीसरा विल बी, थर्ड पार्ट विल बी द आंसर, A इज द करेक्ट एंड रीजन इज नॉट करेक्ट।
नाउ सी दिस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन पूछा गया सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, और सरफेस केमिस्ट्री के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें क्रिटिकल कांस्टेंट यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर, जेड की भी बात की जा रही है। मींस ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें जो रीजन आप देख सकते हो वो सरफेस केमिस्ट्री से भी रिलेट किया गया है, साथ ही साथ आप देख सकते हो कि रियल गैस से भी इसका कुछ पार्ट कनेक्ट होता है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि जब हम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं गैस स्टेट को हम लिंक करते हैं, या फिर कई ऐसी प्रॉपर्टीज है जो गैसेस के लिए आप स्टडी करते हो आइडियल और रियल गैसेस में, जो सरफेस में भी देखने को मिलती है। तो देखते हैं असर्शन 1, यहां पर असर्शन आपको दिया हुआ है अमोंग हीलियम, नियॉन, आर्गन एंड क्रिप्टॉन 1 ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल एब्जॉर्ब्स मोर ऑफ क्रिप्टन। मींस 1 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल इन सारी गैसेस में से सबसे ज्यादा किसे एब्जॉर्ब करता है? ये एब्जॉर्ब करता है सबसे ज्यादा क्रिप्टॉन को। क्या ये बात बिल्कुल सही है? तो देखिए आप लोगों ने क्या स्टडी किया हुआ है, अगर हमें डिफरेंट गैसेस की बात की जाए तो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन उस गैस का होगा जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है। मींस जिस गैस के अंदर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होते हैं। तो हमें पता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन को अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात की जाए तो हमें यह पता है कि इनके एटम्स के बीच में लगने वाला फोर्स कौन सा है? वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि मोलिकुलर मास पर डिपेंड करता है। और क्रिप्टॉन का मोलिकुलर मास सबसे ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिप्टॉन में सबसे ज्यादा होगा, इसलिए सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन किसका होगा? क्रिप्टॉन का होगा। इट मींस यहां पर असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अब रीजन को चेक करते हैं कि क्या गिवन रीजन इसके लिए सही है। तो गिवन रीजन आपको दिया हुआ है द क्रिटिकल वॉल्यूम एंड क्रिटिकल प्रेशर इज हाईएस्ट फॉर क्रिप्टन बट द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एट क्रिटिकल पॉइंट इज लोवेस्ट फॉर क्रिप्टन। देखिए यहां पर बोला गया है कि इसके लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लोवेस्ट होगा। तो क्या होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हम रियल गैस में स्टडी करते हैं, Z इज इक्वल टू PV/RT। ठीक है, फॉर 1 मोल गैस यहां पर ये हमें मिलेगा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर PV/RT, और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की बात की जा रही है क्रिटिकल पॉइंट पर। तो क्रिटिकल पॉइंट पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के लिए हम यहां पर PCVC/RTC मींस क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल टेम्परेचर हम पुट कर देते हैं। और ये सारे क्रिटिकल कॉन्स्टेंट आप स्टडी करते हो जब आप रियल गैस में एंड्रयूज आइसोथर्म स्टडी कर रहे होते हो, यानी कि लिक्विफिकेशन को स्टडी कर रहे होते हो, तब आप इन क्रिटिकल कॉन्स्टेंट को स्टडी करते हो। और आप मैथमेटिकली डिराइव भी करते हो कि क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं यहां पर लिखता हूं, क्रिटिकल प्रेशर जो आप स्टडी करते हो वो आपको मिलता है A/27B², क्रिटिकल वॉल्यूम आपको मिलता है 3B। आई होप ये आप लोगों को पता होगा कि A एंड B यहां पर वान डेर वाल कांस्टेंट है R, और क्रिटिकल टेम्परेचर आपको मिलता है 8A/27RB। अब आप देख सकते हो कौन कौन सी वैल्यूज यहां पर कैंसिल आउट हो रही हैं। तो जब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि वान डेर वाल कांस्टेंट A यहां पर कैंसिल आउट हो रहा है, B यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा, R भी यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा, और ओवरऑल वैल्यू आपको मिलेगी 3/8। तो सोचिए बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, 3/8 आ रही है। यहां पर कहीं हमने अप्लाई किया, कहीं ऐसी अप्रोच लगाई कि क्या ये मैं आर्गन के लिए या क्रिप्टॉन के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं। इसका मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि हम किसी भी रियल गैस की बात करें, सबके लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्रिटिकल पॉइंट पर 3/8 होगा। जबकि यहां पर आप क्या देख सकते हो, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एट क्रिटिकल पॉइंट इज लोवेस्ट फॉर क्रिप्टॉन। नहीं, क्रिप्टॉन के लिए लोवेस्ट नहीं होगा, ये सबके लिए इक्वल होगा। इट मींस यहां पर जो रीजन दिया हुआ है ये रीजन इनकरेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, जहां पर असर्शन ट्रू हो और रीजन फॉल्स हो। इट मींस फर्स्ट ऑप्शन यहां पर सही होना चाहिए। तो देखते हैं अपना ऑप्शन। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। यहां पर अगर हम बात करें लिस्ट 1, लिस्ट 2, दो लिस्ट हमारे पास है, मैच द कॉलम करना है। ओके, तो यहां पर देखिए लिस्ट 1 में टेस्ट है, मॉलिश टेस्ट, ब्यूरिट टेस्ट, कार्बोलामाइन टेस्ट एंड शिफ्ट टेस्ट। एंड लिस्ट 2 में फंक्शनल ग्रुप या क्लास ऑफ कंपाउंड है। किस फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट के लिए पर्टिकुलरली हम टेस्ट करते हैं, जैसे पेप्टाइड, कार्बोहाइड्रेट, प्राइमरी एमाइन एंड एल्डिहाइड। तो देखिए अगर हम बात करें, मॉलिश टेस्ट कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है, ब्यूरिट टेस्ट पेप्टाइड, कार्बोलामाइन टेस्ट 1 डिग्री एमाइन, सो प्राइमरी एमाइन, एंड शिफ्ट टेस्ट दैट इज एल्डिहाइड के लिए होता है। दैट्स इट। सो यहां से हम बोल सकते हैं A बिलोंग करेगा सेकंड को,
बी बिलोंग करेगा फर्स्ट को, सी बिलोंग करेगा थर्ड को एंड डी बिलोंग करेगा फोर्थ को। कुछ ऐसा हमारा ऑर्डर होगा। सेकंड ऑप्शन में वी आर गेटिंग, अल्टीमेटली सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। Next question is, how can photochemical smoke be controlled by using catalytic converter in the automobile industry? आजकल गाड़ी में ही एक catalytic converter लग के आ रहा है जिससे इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ये आपको एक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए थी। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। Now see this question. This question is from chemical equilibrium. X is in equilibrium with Y and Z और इसका Kp1 आपको दिया हुआ है 3. सेकेंड इक्विलिब्रियम दिया हुआ है A is in equilibrium with 2B और इसका Kp आपको दिया हुआ है 1. साथ में दिया हुआ है if the degree of dissociation and initial concentration of both the reactants X and A are equal, मीन्स दोनों केसेस में, फर्स्ट केस में अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 1 है, सेकंड में अल्फा 2 है, तो अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू सेम है और दोनों की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है। अगर इनिशियली आप x को 1 ले रहे हो तो a भी इनिशियली कितना होगा, 1 होगा। x अगर 100 होगा तो a भी 100 होगा। दोनों की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सेम है और इक्विलिब्रियम पर दोनों का प्रेशर रेशियो आपको दिया हुआ है x:1 और x की वैल्यू आपको पता करनी है। तो इक्विलिब्रियम पर जो प्रेशर रेशियो दिया हुआ है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हुआ। क्या हम Kp को अल्फा और इक्विलिब्रियम प्रेशर की टर्म में लिख सकते हैं किसी इक्वेशन के लिए? बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसे हम इस केस से स्टडी कर सकते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है x इन इक्विलिब्रियम विद y प्लस जेड। सपोज x इज 1, x को हम 1 कंसिडर कर लेते हैं, इनिशियली ये 1 है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर अल्फा होगा तो ये 1 माइनस अल्फा होगा, ये अल्फा बनेगा, ये अल्फा बनेगा। इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल आपके पास कितना आ जाएगा, सबको ऐड कर दीजिए, 1 प्लस अल्फा। मोल अपॉन टोटल मोल क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, तो सबके मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे, अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। यहाँ पर मोल 1 माइनस अल्फा है, 1 प्लस अल्फा से डिवाइड कर दें, ये मोल फ्रैक्शन आ गया। मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से हम मल्टीप्लाई करेंगे जो कि फर्स्ट इक्विलिब्रियम के लिए P1 है, तो सबके इंडिविजुअल मींस पार्शियल प्रेशर आ जाएंगे और Kp1 आप किस तरह से लिखेंगे, Kp1 इज इक्वल टू Py Pz अपॉन Px। सारी वैल्यूज अगर आप यहां पर पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा बच्चों, ये सारे पार्शियल प्रेशर हैं, ये यहां पर Py होगा, ये Pz होगा और ये Px होगा। सारी वैल्यूज आप यहां पर पुट करोगे तो ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर P1 अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी यानी कि 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा Kp1 का। क्या Kp1 क्वेश्चन में गिवन है? बिल्कुल गिवन है और इसी इक्वेशन की मदद से आप Kp2 का एक्सप्रेशन भी डिराइव कर सकते हो। Kp2 के लिए भी अल्फा वही लेना है जो फर्स्ट केस के लिए लिया हो, तो Kp2 भी आप इसी तरह से डिराइव कर सकते हो अल्फा और P2 की टर्म में। दोनों एक्सप्रेशन को डिवाइड करें, P1 बाई P2 आपको मिलेगा जिसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी, x:1 से कंपेयर करके आप x की वैल्यू इजीली बता सकते हैं। अगर आप मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर में ना उलझना चाहें तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, Kp इज इक्वल टू Kn P टोटल अपॉन N टोटल टू दी पावर डेल्टा Ng। यहाँ पर डेल्टा Ng क्या होगा इस क्वेश्चन में, डेल्टा Ng की वैल्यू इस क्वेश्चन में होगी 1। आप ये वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते थे, ठीक है। इसमें थोड़ी मेहनत कम होती है, बस आपको मल्टीपल वेज जो कि आप क्लासेस में स्टडी करते हैं अलग अलग तरीके से आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। और आप लोगों को ये भी सजेस्ट किया जाता है कि आपको डायरेक्टली रिजल्ट लिखना आना चाहिए क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप ये सारे स्टेप्स फॉलो कर सकें। देखिए Kn यहाँ पर क्या होगा, मोल्स की टर्म में हम लिखेंगे तो Kn की वैल्यू कितनी होगी, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा और टोटल मोल्स आपके पास कितने होंगे, 1 प्लस अल्फा होंगे और P टोटल P1 रख देंगे, डेल्टा Ng 1 होगा। तो फाइनली जो इससे रिजल्ट मिलेगा वो यही रिजल्ट आपको मिलेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट आप डायरेक्ट सेकंड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना देते हुए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देख सकते हो। x इज इन इक्विलिब्रियम विद y एंड z, Kp1 आपको दिया हुआ है 3, हमने वही 1 माइनस अल्फा कॉन्सेप्ट लगाया, पार्शियल प्रेशर निकाला और सबको Kp1 के एक्सप्रेशन में पुट किया। और इसी तरह से हमने सेकंड इक्वेशन के लिए भी 1 लिया, शुरुआत में ये 0 था, ये 1 माइनस अल्फा हुआ, ये 2 अल्फा हुआ। बस यहाँ पर चेंज क्या किया है, यहाँ पर भी प्रोडक्ट y प्लस जेड थे, यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट है और कोफिशिएंट कितना है, 2 है। तो उस अकॉर्डिंग आपके रिजल्ट मॉडिफाई होंगे, यहाँ पर 2 अल्फा आएगा, ये इक्विलिब्रियम प्रेशर आ जाएगा, इसे आप पुट करेंगे, पार्शियल प्रेशर होंगे, Kp2 में रखेंगे तो ये रिजल्ट आपको मिलेगा। और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि डिनोमिनेटर में यहाँ भी 1 माइनस अल्फा स्क्वायर था, इसे भी सॉल्व करोगे तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर आएगा, लेकिन न्यूमरेटर में आ जाएगा इस 2 की वजह से 4 अल्फा स्क्वायर।
जबकि लास्ट वाले केस में Kp1 का जो एक्सप्रेशन आपने डिराइव किया था वो फाइनली कितना आया था, अल्फा स्क्वायर P1 अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। यहाँ पर रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, 4 अल्फा स्क्वायर P1 अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। सिंपली Kp1 Kp2 को डिवाइड करें तो P1 बाय P2 ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा, जो कि हमें कितना मिल रहा है, Kp1 और Kp2, Kp1 की वैल्यू 3 थी, Kp2 1 था, तो 3 बाय 1 P1 अपॉन 4 P2, यहाँ से P1 अपॉन P2 कितना आ गया, 12:1। और यही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x:1 है, तो कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि x की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या होगी, 12 होगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 12। Now in this question, electrons in a cathode ray tube have been emitted with a velocity of 1000 meter per second. The number of following statements which is or are true about the emitted radiation is। देखो कैथोड रे से क्वेश्चन पूछा गया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा गया और मल्टीपल स्टेटमेंट है। आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट इस एमिटेड रेडिएशन के लिए यहाँ पर ट्रू होगा। तो कैथोड रे के बारे में आप सभी को पता होगा कि किन रेस की हम बात कर रहे हैं, जो कि किस टर्मिनल से स्टार्ट होकर किस टर्मिनल की तरफ जाती है, हमें पता होना चाहिए। कैथोड रे जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स की रे होती हैं, जो कि कैथोड से ओरिजिनेट होकर किस तरफ जाती है, एनोड की तरफ जाती है। तो देखते हैं यहाँ पर आपको प्लैंक कांस्टेंट दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का मास दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर बोला गया इलेक्ट्रॉन्स इन अ कैथोड रे ट्यूब हैव बीन एमिटेड विद द वेलोसिटी, ठीक है, ये इनकी वेलोसिटी भी आपको दी हुई है और हमें स्टेटमेंट दिए हुए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमिटेड। तो जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है उसकी डी ब्रोगली लैम्डा आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला आप स्टडी करते हो। डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। जिस पार्टिकल की वेवलेंथ है उसके लिए प्लैंक कांस्टेंट, उसका मास और वेलोसिटी, क्या ये सब क्वेश्चन में गिवन है? बिल्कुल गिवन है। आप देख सकते हो कि प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिया हुआ है और वेलोसिटी भी क्वेश्चन में गिवन है 1000 मीटर पर सेकंड। तो हम इससे लैम्डा निकालेंगे और कंपेयर करेंगे, अगर हमारी वैल्यू सेम आ रही है तो बिल्कुल सही है। लेकिन ध्यान रहे यूनिट के बारे में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर यूनिट नैनोमीटर में है, तो आप अपना आंसर नैनोमीटर में लेकर आइएगा। ऑप्शन भी देखिए, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द कैथोड रे ट्यूब। क्या कैथोड रे ट्यूब में जो इलेक्ट्रॉन्स की रे एमिट होती है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, क्या ये मटेरियल पर डिपेंड करती है? तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है, क्योंकि ये उस मटेरियल पर डिपेंड नहीं करती है। कैथोड रे ना तो इलेक्ट्रोड के मटेरियल पर डिपेंड करता है, ना आप उस गैस पर डिपेंड करता है जो आप उस ट्यूब में फिल करते हो। तो ये कुछ फैक्ट्स है जो आपको बताए जाते हैं। द कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड, तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट दिया हुआ कैथोड से स्टार्ट होती है और एनोड की तरफ मूव करती है। द नेचर ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट। मैं वैसे ही आपको पहले क्लियर कर चुका हूं कि कैथोड रेज का मीन्स इनका नेचर जो है एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स का, ये जो गैस प्रेजेंट होगी उस पर भी डिपेंड नहीं करता है। लेकिन ऐसा स्टेटमेंट आप एनोड रेज के लिए स्टडी करते हो और आप स्टडी करते हो कि एनोड रेज में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो प्रोटॉन्स होते हैं, जो उनकी नेचर होती है वो किस पर डिपेंड करती है, जो गैस आप फिल करते हो। तो हम किस गैस की चर्चा करते हैं, वहां पर हाइड्रोजन गैस की बात करते हैं और उसी के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को हमने नाम दिया है प्रोटॉन। तो देख सकते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट सॉल्यूशन यहाँ पर आप देख सकते हो। स्टेटमेंट ए भी यहाँ पर सही है, जिससे आपने लैम्डा कैलकुलेट किया h अपॉन mv से, तो आप देख सकते हो उसकी कैलकुलेशन, फाइनल रिजल्ट हमें वही मिल रहा है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। और सेकेंड जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो ऑप्शन सी है, कैथोड रे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड। तो सेकंड तो बड़ा ही सिंपल था, फर्स्ट में थोड़ी सी कैलकुलेशन थी। तो ओवरऑल यहां पर दो स्टेटमेंट इस गिवन क्वेश्चन में हमारे लिए सही होंगे। Now see this question, A and B are two substances undergoing radioactive decay in a container। एक कंटेनर में A और B दोनों सब्सटेंस हैं, दोनों का रेडियोएक्टिव डिके होता है, मींस दोनों टाइम के साथ डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। A की हाफ लाइफ 15 मिनट है, B की हाफ लाइफ 5 मिनट है। साथ में आपको दिया हुआ है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज 4 टाइम्स दैट ऑफ A, मींस अगर A की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को X ले लिया जाए तो B की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास कितनी होगी, 4X होगी। साथ ही साथ इस क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको दे बोथ स्टार्ट डिकेइंग एट द सेम टाइम, इनका डीके सेम टाइम पर स्टार्ट होता है। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ ऑफ देम टू बी सेम, कितने टाइम बाद दोनों बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। साथ ही साथ हाफ लाइफ आपको दी हुई है, बी की हाफ लाइफ आपको 5 मिनट दी हुई है और ए की हाफ लाइफ आपको 15 मिनट दी हुई है। तो देखिए पहले तो इस क्वेश्चन को एक सिंपल अप्रोच से हम सॉल्व करते हैं। किस तरह से आप सिंपल वे में से सॉल्व कर सकते हो, हाफ लाइफ आपको पता है, आप ये पता, आप
दिमाग लगाइए कि कितने टाइम के बाद दोनों इक्वल हो सकते हैं। तो जैसा कि अगर इसकी हाफ लाइफ 15 मिनट है तो आफ्टर 15 मिनट ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, x/2 हो जाएगी, बिल्कुल आधा हो जाएगा। और आपको ये पता होना चाहिए रेडियोएक्टिव डीके फर्स्ट ऑर्डर होगा, मींस हर इनिशियल वैल्यू के लिए हाफ लाइफ की वैल्यू सेम होगी। इसी तरह से इस केस पर देखिए आफ्टर 5 मिनट ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा क्योंकि हाफ लाइफ कितनी है, 5 मिनट है। आफ्टर 5 मिनट ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा क्योंकि हाफ लाइफ 5 मिनट है। और आफ्टर 5 मिनट x कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। क्या ये दोनों सेम हो चुके हैं, जैसा क्वेश्चन में बोला है सेम हो गए हैं। आप टाइम देखिए, ये भी 15 मिनट में x/2 हुआ है और ये भी 15 मिनट में x/2 हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि आफ्टर 15 मिनट दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगी। तो आप देख सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर भी 15 ही होगा। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को और किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हुई एक अप्रोच। मान लीजिए अगर हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा होती तो क्या हम ये हिट एंड ट्रायल कंटिन्यूस करते या फिर हम कुछ अलग तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जैसा कि हमने बोला ए की x मान लीजिए और बी की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 4x है। आपने ये कॉन्सेप्ट स्टडी किया होगा कि इसकी हाफ लाइफ अगर आपको दी हुई है 5 मिनट, यहाँ पर हाफ लाइफ दी हुई है 15 मिनट, तो किसी टी टाइम पर किसी भी सब्सटेंस की रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है, उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 4x अपॉन 2 टू दी पावर n, और n यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। इसी तरह से इसकी भी टी टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन x अपॉन 2 टू दी पावर n, और n यहाँ पर होगा नंबर ऑफ हाफ लाइफ। नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैसे निकाला जाता है, स्मॉल n की वैल्यू आप निकाल सकते हो। मान लीजिए आफ्टर टी टाइम ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, आफ्टर टी टाइम, तो टोटल टाइम आप कितना दे रहे हो t, और हाफ लाइफ कितनी है 5 है, यही नंबर ऑफ हाफ लाइफ होता है। जैसे कि 5 मिनट अगर हाफ लाइफ है और आपने 20 मिनट्स तक किसी प्रोसेस को प्रोसीड किया है तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी हो गई 4, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। इसी तरह से यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल टाइम t, आप टाइम दोनों में सेम है और इसमें हाफ लाइफ 15 है तो n की वैल्यू t/15 हो जाएगी। और ये दोनों वैल्यूज दोनों के लिए क्या होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेम होनी चाहिए। तो हम इन दोनों रिजल्ट में n की वैल्यू पुट करके दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 4x अपॉन 2 टू दी पावर t/5 होगा, ये आपको मिलेगा x अपॉन 2 टू दी पावर t/15। x टू x कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं और ये इस तरफ आएगा तो ये रिजल्ट हो जाएगा t2 टू दी पावर t/15 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर t/5। बेस दोनों का सेम है तो हम लिख सकते हैं कि यहां पर फाइनल रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, t/15 प्लस 2 इज इक्वल टू t/5। आपको टाइम कैलकुलेट करना है तो क्यों ना इस पूरे रिजल्ट को, इस कंप्लीट रिजल्ट को, ये कितना होगा 2 स्क्वायर तो 2 t/15 प्लस 2, क्या हम इस कंप्लीट रिजल्ट को 15 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसे 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, 15 से मल्टीप्लाई करोगे ये t और ये कितना हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 3t। यहाँ से आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है 2t इज इक्वल टू 30 और टाइम इज इक्वल टू कितना आ रहा है 15 मिनट आ रहा है। ठीक है, मीन्स हम इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। टोटल टाइम कितना होगा 15 ही होगा। Now see the next question. Sum of the oxidation state of bromine in bromic acid and perbromic acid. एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ब्रोमिक एसिड और परब्रोमिक एसिड दोनों का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और ये कॉमन ऑक्सी एसिड्स हैं। ये कॉमन ऑक्सी एसिड्स हैं जिनके हमें ऑलरेडी फॉर्मूला पता है। ब्रोमिक एसिड होगा HbRO3 और परब्रोमिक एसिड होगा HbRO4 और इसमें ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। तो सिंपल सा ये कैलकुलेशन आपने पढ़ा हुआ है। HbRO3 में ब्रोमीन का स्टेट पता करने के लिए हम क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ये ब्रोमिक एसिड होगा। हमें पता है कि क्लोरीन ब्रोमीन के ऑक्सी एसिड में ऑक्सीजन की स्टेट -2 है और हाइड्रोजन +1 है। तो अगर इसमें ऑक्सीजन की स्टेट -2 है, 3 ऑक्सीजन है, -6 हो गए, हाइड्रोजन कितना हो गया +1, ब्रोमीन हमें पता करना है, हमने इसे x मान लिया और ये ओवरऑल कितना होगा 0। इसे सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि x की वैल्यू कितनी होगी +5 होगी। इट मींस ब्रोमिक एसिड में x की वैल्यू कितनी मिलेगी 5। इसी तरह से HbRO4 परब्रोमिक एसिड में भी आप निकाल सकते हो। परब्रोमिक एसिड में ये +1 ब्रोमीन x और 4 ऑक्सीजन -8 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आपको +7 मिलेगी। इट मींस दोनों को आप ऐड करेंगे तो सम आपको कितना मिलेगा 12 मिलेगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 12। Now see this question, 25 ml of an aqueous solution of KCl was found to require 20 ml of 1 molar AgNO3 solution। 25 ml आपने KCl लिया है, 20 ml 1 molar AgNO3 लिया हुआ है।
Solution when treated using K2CrO4 as an indicator, what is the depression in freezing point of KCl solution of the given concentration? हमें यहाँ पर पता करना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ KCl सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन क्या होगा, डेल्टा TF आपको कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर KF की वैल्यू दी हुई है, साथ में दिया हुआ है 100% आयोनाइजेशन आप कंसिडर करें, डेंसिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन भी आपको दी हुई है 1 ग्राम पर ml। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, 25 ml एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KCl वाज फाउंड टू रिक्वायर्ड, मींस इस KCl सॉल्यूशन को कितना अमाउंट टाइट्रेट कर पा रहा है AgNO3 का, 20 ml 1 मोलर AgNO3। तो आप कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे बच्चों, 25 ml, आपके पास KCl की कोई डेटा नहीं है, ना KCl की मोलरिटी पता है, ना KCl का मास पता है, ना मोल पता है। लेकिन आप क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो कि अगर KCl की टाइट्रेशन हम सिल्वर नाइट्रेट के इस अमाउंट से कर सकते हैं तो KCl के इक्विवेलेंट किसके बराबर होने चाहिए, सिल्वर नाइट्रेट के इक्विवेलेंट के बराबर होने चाहिए। और इक्विवेलेंट अगर दोनों के बराबर होंगे, टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट ये है बच्चों, क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि जिसमें सॉल्यूशन का भी कॉन्सेप्ट आ गया, टाइट्रेशन भी आ गया और कॉन्सेंट्रेशन के भी लॉजिक्स यहां पर आप देख सकते हो। तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर, ये किसका इक्विवेलेंट हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट का। KCl का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, एन फैक्टर तो 1 होगा, तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम यहां पर इसका एन फैक्टर हो जाएगा। इससे आप मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हो KCl सॉल्यूशन की। अब आप देखिए KCl सॉल्यूशन की मोलरिटी आपके पास आ जाएगी, KCl सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसकी डेंसिटी क्वेश्चन में दी हुई है। क्या मोलरिटी वॉल्यूम डेंसिटी से हम इसकी मोलरिटी निकाल सकते हैं? और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TF इज इक्वल टू IKFM। अगर 100% आयोनाइजेशन है तो I की वांट ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, देख सकते हैं इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर हम KCl की टाइट्रेशन AgNO3 से कर रहे हैं तो मिलीमोल्स ऑफ KCl, क्योंकि दोनों का एन फैक्टर बराबर ही है, तो मिलीमोल्स ऑफ KCl इट शुड बी इक्वल टू मिलीमोल्स ऑफ AgNO3। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि AgNO3 के मिलीमोल्स हमारे पास कितने हैं, 20 मिलीमोल हैं, क्योंकि AgNO3 का मोलरिटी 1 है और वॉल्यूम 20 है, तो इसका मिलीमोल 20 मिलीमोल है। तो 20 मिलीमोल किसका होगा, KCl का। अरे भाई KCl के मिलीमोल कितने आ गए, 20 मिलीमोल आ गए ना। तो 20 मिलीमोल से हमें क्या पता करना है, मोलरिटी पता करनी है, और मोलरिटी के लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो KCl सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का मास पता करने के लिए पहले आप सॉल्यूट का मास पता कीजिए। तो हमने पहले सॉल्यूट का मास पता किया, जो कि कितना हो जाएगा, मिलीमोल्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है, मिलीमोल्स आपको दिए हुए हैं 20 मिलीमोल है। यहाँ पर कर देते हैं सॉल्यूशन, कुछ देख लीजिएगा, 20 मिलीमोल 20 इंटू 10⁻³ और KCl का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 74.5। तो ये आपके पास सॉल्यूट का मास आ चुका है। लेकिन मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी का फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का वेट किस यूनिट में रखना होता है, किलोग्राम में। क्या आपके पास सॉल्वेंट का वेट है, नहीं है। हमारे पास मोल्स तो हैं, ये हम पुट कर सकते हैं डायरेक्टली 20 इंटू 10⁻³, लेकिन हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं है। वेट ऑफ सॉल्वेंट के लिए हमें डेंसिटी दिया हुआ है और सॉल्यूट का वेट आप निकाल चुके हो। तो देखिए KCl सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 25 ml है। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप देख सकते हो डेंसिटी कितनी दी हुई है, 1 ग्राम पर ml। अगर डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है तो सॉल्यूशन का मास कितना होगा, 25 ग्राम होगा। ये किसका वेट है बच्चों, सॉल्यूशन का वेट है, 25 ग्राम सॉल्यूशन का वेट है। हमें सॉल्वेंट चाहिए, तो सॉल्वेंट के लिए सॉल्यूशन में से सॉल्यूट माइनस कर दो। सॉल्यूट का मास कहाँ है, ये रहा। तो आप देख सकते हो कि मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए सॉल्यूशन का मास 25 है, सॉल्यूट का वेट आपने मिलीमोल से निकाल लिया, इसे माइनस कर दें, 23.51 ग्राम हमारे पास क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा। और अब आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू IKFM। 100% आयोनाइजेशन अगर KCl का होगा तो इसके लिए वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 2 हो जाएगी, और KF आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। और मोलरिटी के लिए आप क्या अप्लाई कर सकते हैं, ये फॉर्मूला लगाएं, मोलरिटी निकालें, पुट करें, तो आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी। मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3। Now see this question, at 25 degree Celsius the enthalpy of the following processes are given। कुछ प्रोसेसेस हैं जिनकी एंथैल्पीज आपको गिवन है। फर्स्ट प्रोसेस है H2 + O2 gives 2OH और इसकी एंथैल्पी 78 किलोजूल पर मोल। सेकेंड प्रोसेस है H2 + ½ O2 फॉर्मिंग H2O। थर्ड प्रोसेस है H2 इज डिसोशिएटिंग इनटू 2H, यहाँ पर दिया हुआ है 436 किलोजूल पर मोल। ½ O2 अगर ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है तो ये मिलता है आपको 249 किलोजूल पर मोल। लेकिन आपसे पूछा गया है व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ X
मींस इसका एंथैल्पी आपको कैलकुलेट करना है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक सिंपल सा कॉमन पैटर्न का क्वेश्चन है जो आप क्लासेस में भी स्टडी करते हो कि गिवन इक्वेशन से हम इस इक्वेशन को, जो रिजल्टेंट इक्वेशन है जिसकी एंथैल्पी आपसे पूछिए, वो कैसे कैलकुलेट करें। तो आप सोचिए कि इन इक्वेशंस को किस तरह से ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि फाइनल रिजल्ट हमें कितना मिल जाए, ये वाली इक्वेशन मिल जाए। तो देखिए इस इक्वेशन में आप क्या देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड में H2 होना चाहिए, राइट हैंड साइड में H और OH होना चाहिए। तो हमें H और OH को किस तरफ रखना है, राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना है H2O को और बाकी सब चीज़ों को एलिमिनेट करना है। तो क्या किया जाए, सोचिए क्या किया जाए। अगर हम इस सेकेंड इक्वेशन को रिवर्स कर दें, सेकेंड इक्वेशन को रिवर्स कर दें मींस ऊपर इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप ऐड कर दो और इससे आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या हमारा काम बन सकता है। तो देखिए अगर आप इस इक्वेशन को रिवर्स करेंगे तो क्या H2O कैंसिल आउट हो पाएगा, नहीं। H2O को कैंसिल आउट करने के लिए जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, अभी हम सॉल्यूशन भी देखेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोनों को ऐड करेंगे तो 2H2 आएगा, लेकिन इसे रिवर्स करेंगे तो कोफिशिएंट कितना रहेगा, H2 ही रहेगा। तो क्यों ना हम इस इक्वेशन को पहले 2 से मल्टीप्लाई करें और उसके बाद हम दोनों इक्वेशन को ऐड करके इससे सब्ट्रैक्ट करें, तो क्या हमें अपना रिजल्ट मिल सकता है। तो देखिए आप नेक्स्ट स्लाइड में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां पर दिया हुआ है कि फर्स्ट इक्वेशन जो आपको, सेकंड इक्वेशन जो पिछली स्लाइड पर थी उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट हमें ये मिला। इसके अलावा जो 2 इक्वेशन आप देख सकते हो वो एज इट इज हमने ली है। हमने क्या किया है, सबका एंथैल्पी आपको दिया हुआ था। देखिएगा ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसे आप रिवर्स कर देंगे तो इसका साइन माइनस से कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। साइन चेंज करना ना भूलें। अब आप देखिए अगर हम इन तीनों इक्वेशंस को डायरेक्टली ऐड करें तो क्या हमें वो इक्वेशन मिल रही है जिसकी हमें तलाश थी। तो देखिए आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो H2 कैंसिल आउट हो जाएगा। O2 रिजल्ट में जो है जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या इस तरफ आपको O2 कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल O2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस तरफ बचेगा 2H2 और इस तरफ बचेगा 2H और 2OH, और इन्हें ऐड करेंगे वैल्यूज़ को तो टोटल वैल्यूज़ 998 किलो जूल पर मोल मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन में दिया गया है वहाँ पर इक्वेशन के कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो इन्हें 1 बनाने के लिए 2 से डिवाइड करें तो एंथैल्पी भी 2 से डिवाइड हो जाएगा और एंथैल्पी आपको मिल जाएगी 499 किलो जूल पर मोल। इट मीन्स करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन विल बी 499। In this question, at what pH given half cell आपको दिया हुआ MnO4 minus to Mn2 plus will have electrode potential 1.282 वोल्ट, और आपको pH कैलकुलेट करना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है और 2.303 RT/F को हमें लेना है 0.059। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आपको दिया हुआ, उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल आपको दिया हुआ है, इलेक्ट्रोड पर जो आयन्स है उनकी कॉन्सेंट्रेशन आपको दी हुई है, और साथ में पूछा गया है pH। अब pH पता करना है तो आपको सोचना होगा कि pH को इस तरह के क्वेश्चंस में कैसे अप्रोच करते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए सेल रिएक्शन, यानी कि जो इलेक्ट्रोड पर होने वाली रिएक्शन है वो क्या होगी। तो MnO4 माइनस कन्वर्ट होता है Mn2 प्लस में। हम इसे कैसे बैलेंस करते हैं, पहले Mn इक्वल होने चाहिए, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जितना ऑक्सीजन इस तरफ है उतना H2O उस तरफ लगा देंगे 4H2O, फिर हाइड्रोजन उस तरफ 8 हुआ तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 8H प्लस हमने यहाँ पर लगाया, और अब हम चार्ज बैलेंस करेंगे, इस तरफ चार्ज +2 है और इस तरफ ओवरऑल चार्ज कितना हुआ +8 -1 यानी कि +7। तो +7 को +2 बनाने के लिए हमने इस तरफ 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए। अब हम इस इलेक्ट्रोड पर नंस्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। नंस्ट इक्वेशन क्या होगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 2.303 RT/F। 2.303 RT/F की वैल्यू कितनी है, 0.059 है। एन क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं, 5। लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में कौन सा आयन है, Mn2 प्लस, रिएक्टेंट साइड में आयन कौन से हैं, MnO4 माइनस, और साथ में कौन है, H प्लस जिसका कोफिशिएंट 8 है। तो क्या हम इनमें ये सारी वैल्यूज रख सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड भी रख सकते हो। Mn2 प्लस क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.001, MnO4 माइनस भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.1 मोलर। क्या हम इसे सॉल्व करके H प्लस या फिर माइनस लॉग ऑफ H प्लस जो कि क्या होता है, pH होता है, तो आप H प्लस को टारगेट करेंगे, मीन्स ये रिजल्ट आपको कैलकुलेट करना है और यही हमारे लिए क्या होगा, pH होगा। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व करें, पहले सेल रिएक्शन लिखा, फिर इस पर नंस्ट इक्वेशन को अप्लाई किया, जो वैल्यूज हमें क्वेश्चन में दी हुई थी वो सारी वैल्यूज हमने रख दी है, देख लीजिए आप। बस इसे थोड़ा सा आपको स्मार्टली सॉल्व करना होगा ताकि आप
लेंथी कैलकुलेशन से बच जाएं। तो हमें इस तरफ केवल बचा कर रखना है माइनस log ऑफ H प्लस को, जिससे हमने डायरेक्टली क्या लिख दिया है, PH लिख दिया है। तो जब आप H प्लस को ऊपर लेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ माइनस आ जाएगा, और 8 को भी हम log से आगे शिफ्ट कर देंगे, और माइनस log ऑफ H प्लस को इस फॉर्मेट में आपको माइनस log ऑफ H प्लस को लाना है, जिससे हमने डायरेक्टली क्या लिख दिया है, PH लिख दिया। और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो PH की वैल्यू 2.98 है, जिससे नियरेस्ट इंटीजर में हम कितना कंसिडर करेंगे, 3 कंसिडर करेंगे। Now see this question, the density of 3 molar solution of NaCl is 1 gram per ml। आपको NaCl सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी 3 मोलर है और उसकी डेंसिटी दी हुई है 1 ग्राम पर ml, और आपको कैलकुलेट करना है मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों, क्लासेस में जब आप कॉन्सेंट्रेशन पढ़ते हो तो इनका इंटर कन्वर्जन आपको बताया जाता है कि मोलरिटी को मोलरिटी बनाया जा सकता है अगर क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन हो। हमने आपको इसे दोनों तरह से बताया, आप इसे अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको क्लासेस में भी बोला जाता है कि जेईई मेंस के लिए जो डायरेक्ट रिलेशन है मोलरिटी वर्सेस मोलरिटी, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि डायरेक्टली पूछा जा सकता है या इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अगर हम इस पर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई ना करें तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आपको मोलरिटी कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है। मोलरिटी को हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, 3 मोल्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मोलरिटी के लिए किसकी जरूरत है, मोल और मास ऑफ सॉल्वेंट की। अभी अभी हमने कुछ टाइम पहले एक क्वेश्चन किया था आज ही के डिस्कशन में, डेल्टा टीएफ डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए हमने मोलरिटी को कैलकुलेट किया था मोलरिटी वॉल्यूम और डेंसिटी की मदद से। अगर आप वहां उस क्वेश्चन में मोलरिटी निकाल पा रहे हैं तो आपसे ये क्वेश्चन भी बन जाना चाहिए। तो यहां पर मोल दिया है, सॉल्यूट का मोल, और ये हो गया सॉल्यूशन का वॉल्यूम। सॉल्यूशन का वॉल्यूम को हम कंसीडर कर लेते हैं 1 लीटर को 1000 ml, और इसकी डेंसिटी कितनी है, अगर डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है तो इसकी मदद से सॉल्यूशन का मास कितना होगा, 1000 ग्राम होगा। ये 1000 ग्राम किसका मास होगा, सॉल्यूशन का। हमें मोलरिटी के लिए किसका मास रिक्वायर्ड है, सॉल्वेंट का। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट 3 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 1000 माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। अब आप बताइए सॉल्यूट का वेट कितना होगा, अगर 3 मोल है तो मोल इंटू मोलिकुलर वेट। NaCl का मोलिकुलर वेट कितना होगा, आप इसे ऐड कर लें, 58.5। ये सॉल्यूट का वेट होगा। तो हमने सॉल्यूशन से सॉल्यूट को माइनस किया, यहाँ पर पुट किया, ये ग्राम में था, ग्राम को किलोग्राम बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करें। ये मोलरिटी आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे जैसा कि आप नॉर्मली कर सकते हो। अब देखिए इसके लिए जो डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप देख सकते हो, मोलरिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलरिटी। इस इक्वेशन को हम डिराइव भी करते हैं, बहुत ही सिंपल है, 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलरिटी इंटू मोलिकुलर वेट। तो कैपिटल M को आप रिप्लेस करोगे मोलरिटी से जो कि क्वेश्चन में गिवन है 3, और मोलिकुलर वेट जो कि कितना है 58.5 है। तो आप देख सकते हो कि ये वही रिजल्ट आ चुका है जो हमने अपने तरीके से भी निकाला था, 3000 अपॉन 1000 माइनस 3 इंटू 58.5, वही रिजल्ट आपको मिल चुका है। और इसे आप सॉल्व करेंगे, वैल्यू मिलेगी 3.64, जो कि 10⁻² की टर्म में कितना मिल जाएगा, 10⁻² के मल्टीपल में 364। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 364। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, नंबर ऑफ आइसोमेरिक कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दैट इज C9H10O विच, सो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारा C9H10O which first of all do not dissolve in NaOH, do not dissolve in HCl, do not give orange PPT with 2,4 DNP and on hydrogenation it give identical product। so हाइड्रोजनेशन अगर हम करें तो एक रिएक्शन तो इन्होंने लिखी कि हमें C9H12O मिलेगा। अच्छा, सबसे पहले तो अगर NaOH में डिसॉल्व नहीं हो रहा, दैट मीन्स इस ग्रुप में कोई भी एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। सो दिस वन इज फर्स्ट। अगर हम बात करें सेकंड की, अगर ये HCl में डिसॉल्व नहीं हो रहा देन कोई बेसिक एंड भी नहीं है, और HCl में अगर डिसॉल्व नहीं हो रहा तो अल्टीमेटली एल्कीन भी इसमें पॉसिबिलिटी नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें ऑरेंज पीपीटी नहीं मिल रही, दैट मीन्स कोई कार्बोनाइल कंपाउंड भी नहीं है। सो कोई कार्बोनाइल कंपाउंड भी नहीं होना चाहिए, बेसिसिटी भी नहीं होना चाहिए, एसिडिटी भी नहीं होनी चाहिए, और अगर आप इसको पूरा डिसॉल्व ही करना चाहते तो एल्कीन भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अब आप देखिए सबसे पहले तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की अगर हम बात करें सो दिस वन इज बेसिकली 10-5, सो 5 के बराबर। एंड इसके लिए अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हम कैलकुलेट करें सो 10-6, सो दिस इज इक्वल टू 4 के बराबर।
तो ऐसा अगर हम पॉसिबिलिटी देखें बच्चों, तो ईथर के टर्म्स में बहुत सारे पॉसिबल कंपाउंड मिल रहे हैं। कौन कौन से मिल रहे हैं? तो अगर हम बात करें, लेट्स से ये हमारे पास रिंग हो गई, ठीक है, एंड यहां पर OC2H5 एंड लेट्स से यहां पर दिस। सो ये कंपाउंड जो सारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। सो दिस वन, एंड यहां पर अगर हम बात करें इसके रिस्पेक्ट में पैरा पर कर दीजिए, लाइक दैट, लेट्स से यहां पर कर देता हूं, और ये OC2H5, ये एक पॉसिबल हो गया। ऐसे लॉट्स ऑफ नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट है। अगर हम बात करें, लेट्स से यस, सो रिंग हमारे पास है एंड यहां पर CH डबल बॉन्ड CHO एंड CH3, इसका सिस और ट्रांस दोनों फॉर्म पॉसिबल है। सो नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स आर देयर, बट अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर को अगर मिलाने की कोशिश करें तो 2 आंसर यहां पर लिख सकते हैं इस प्रोडक्ट को। लेकिन सजेस्ट तो ये है कि ये भी तो सारे प्रोडक्ट हैं जो कि इस क्वेश्चन में सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, बट एनटी के आंसर के हिसाब से देखें तो 2 पे हम आ सकते हैं, बट इट्स कंट्रोवर्शियल। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, टोटल नंबर ऑफ कायरल कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। 5 कंपाउंड हमारे पास गिवन है। हमें पता करना है कि कायरल कंपाउंड इनमें से कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कायरल कंपाउंड। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री को फाइंड आउट करते हैं। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, दैट मींस वो कायरल कंपाउंड नहीं है। ओके जी, सो यहां पर देखिए, यहां से चालू करते हैं। सो दिस वन इज ओके, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें मिल रही है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है तो कायरल कंपाउंड तो ये नहीं है। ओके, यहां पर अगर हम देखें, सो दिस वन इज एक्चुअली प्लेन ऑफ सिमेट्री, कायरल कंपाउंड ये भी नहीं है। एंड यहां पर अगर हम जाएं, सो दिस वन इज आल्सो प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये भी कायरल कंपाउंड नहीं है। और देन सेकंड कंपाउंड की अगर हम बात करें, सो दिस वन इज ऑक्सीजन कार्बन। ओके, ये कायरल कार्बन हमें मिल गया और एक ही कायरल सेंटर है। ओके फाइन, पहला हमारे पास कायरल कंपाउंड मिल चुका है। एंड अगर हम इसकी बात करें, डबल बॉन्ड पीएच एंड टोटली नो पीओएस नो सीओएस, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। सो दिस वन इज एक्चुअली कायरल कंपाउंड। कितने कायरल कंपाउंड मिले? 2। तो अल्टीमेटली 2 विल बी आवर करेक्ट आंसर। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।